Hello everyone, how you all? I hope you guys are doing well. So आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में और जितने भी की कंसेप्ट्स हैं ना हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी, एसएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे पीसीएस या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आती है और इंडियन इकोनॉमी आती है। ये मेंस और प्री दोनों को कैटर करेगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अलग अलग पढ़ा रहा हूँ आपको, मेंस प्री अलग अलग। तो आपको ये आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प करेगा। क्योंकि मेनली अगर प्रीलिम्स में एक एक पॉइंटर आता है ना तो आपको उस पॉइंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप की कंसेप्ट पढ़ोगे सही से तो आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी। तो ये पहला चैप्टर होगा। ऐसे ही करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे थॉरो मैनर में। और ये किसी भी साल आप पढ़ लेना, आपको सेम इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। स्टैटिक की बात कर रहा हूं मैं, ओके। लेकिन आपको जो करंट है वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर आप बाद में मेरे से बोलोगे कि करंट की भी तैयारी करवा दो, करंट भी मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी मेरा एम है कि स्टैटिक पहले कंप्लीट करें, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक आप ये वीडियो देखना जिससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाए इस वीडियो का। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितनी तरह की इकोनॉमी होती है वो देखेंगे हम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, रैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंटरप्राइज। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ओके। हो सकता है मैं दूसरे पार्ट में नेशनल इनकम पढ़ाऊं, ओके। अभी पहले पार्ट में हम इतना तो पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखने की कोशिश करेंगे, ओके। साथ में गुड्स एंड यूटिलिटी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए जिसकी वजह से सही रिजल्ट आ पाए, तो ये देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड नेशंस एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मतलब इंसान के जो वांट्स होते हैं, जो डिजायर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ओके। चाहे आपको जितना भी पैसा दे दें लेकिन आपकी जो चीजें हैं ना, आपका जो, चाहे आपको जितना भी खनिज मिल जाए, चाहे जितना भी आपको कुछ भी चीज मिल जाए, ओके। आपको क्या है कि आपके अनलिमिटेड वांट्स है तो वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, ओके। क्योंकि हमारे जो डिजायर है अनलिमिटेड है और उसे फुलफिल करना ही एक चैलेंज होता है। तो इकोनॉमी इसे ही बोलते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम ना अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैटर कर पाए अपने लिमिटेड रिसोर्स से। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है जब भी हम ना एक की बात करेंगे, एक आदमी की बात करेंगे, फर्म्स की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे हाउस होल्ड, एक घर की बात कर रहे हैं या एक कंपनी की बात कर रहे हैं। साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम पूरी कंट्री एज अ होल लेके चलेंगे, ओके। पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी फर्म है, ओके, उनकी बात करेंगे। एक कंपनी की नहीं, सारी कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की नहीं, सारे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ में अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें सिंगल कमोडिटी का ना प्राइस डिटरमाइन करना होता है उसके लिए बहुत काम आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना होता है उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स काम में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम डिमांड और सप्लाई की ना एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या का पता लगा सकते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रिस्पॉन्ड कर रही है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं। साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स के मार्केट स्ट्रक्चर्स का भी हमें पता लगता है। जैसे परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, मोनोपोली चल रही है किसी कंपनी की, या ओलिगोपोली होता है। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, जब फ्यू फ्यू सेलर्स होते हैं ना मार्केट में, उसे, ये हम जब मार्केट आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए? टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है ये पता लगाने के लिए, और फिस्कल पॉलिसी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ये पता लगाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ में अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये इसमें ना वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये जो हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनका प्राइसिंग डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इससे हमें पता चलता है एक्सचेंज रेट्स क्या होने चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसा चल रहा है, ये सब हमें पता चलता है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर आप ये ही लिखाओगे ना तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के और पॉइंटर्स आपको बताऊं, ये कभी कभी ना फैक्ट्स के फॉर्म में पूछ लिया जाता है पीसीएस के पेपर में, तो मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब सबको मिला के जब बात करी जाती है, इंडिविजुअल की बात करी जाती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरे पूरे मतलब टोटल इकोनॉमी की बात करेंगे या टोटल कंपनीज की बात करेंगे, जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उसे बोलेंगे एग्रीगेट इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? एल्फ्रेड मार्शल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? जेएम कीन्स। ओके, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ में ये फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करती है? प्राइस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है प्राइस लेवल पे, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, इन सब पे फोकस करती है। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करूं तो वही है, सिंगल फर्म हाउस होल्ड पे डिपेंड करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर नेशन वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। की टूल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? डिमांड सप्लाई कर्व्स, क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के हमें क्या चल रहा है इकोनॉमी में, तो वो कैसे पता चलेगा कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। और इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या टूल्स हैं? नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारे टूल्स हैं। साथ में अगर मैं गोल की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक का गोल क्या है कि ना रिसोर्स एलोकेशन फॉर फर्म, कि कैसे हम ना कंपनियों के लिए रिसोर्स एलोकेशन करें जिससे हमारा गोल, अल्टीमेट गोल हिट हो पाए। और साथ में मैक्रो इकोनॉमिक का गोल क्या होता है कि ना हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाएं और ग्रोथ कैसे लाएं। जैसे ये नेशनल इनकम और जीडीपी की बात कर रहा है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ गोल हो गया, और ये सिंगल फर्म और हाउस होल्ड और स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहा है तो इसीलिए रिसोर्स एलोकेशन कैसे हो, ये इसका गोल हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्जाम्पल क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस ऑफ व्हीट इन दिल्ली। अगर हम एक ही स्टेट में प्राइस की बात कर रहे हैं व्हीट की तो उसे वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें इंडिया का ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट क्या कर चल रहा है पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट की, तो वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की, उस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। ओके, और साथ में अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे मैसेज करना होगा, मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ प्रोवाइड करने की आपको। तो हर इकोनॉमी में ना जरूरी नहीं है छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी इकोनॉमी हो, उसमें ना तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए अगर हमें इकोनॉमी सही से चलानी है। पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और क्या प्रोड्यूस करना है, ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में ना कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज की सबसे ज्यादा डिमांड है, वो प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, इसका आंसर होना चाहिए। कंज्यूमर गुड क्या है, कैपिटल गुड क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सिविलियन गुड्स क्या है, डिफेंस गुड्स क्या है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस रिसोर्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्रायोरिटी भी तो वैसी ही तरह के रिसोर्स को देनी चाहिए ना। अब आप किसी और चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि कुछ और हो जाए। ओके, गन्ने को प्रायोरिटी दे रहे हो और आप सोच रहे हो सेब उग जाए, कैसे हो जाएगा ये? है ना। हाउ टू प्रोड्यूस में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमें यूज करना है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेबर इंटेंसिव चीजें यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव यूज करनी है, ज्यादा मशीनें लगानी है या ज्यादा लेबर लगानी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंट मशीन लगानी होंगी, जब भी हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो पाएगी। ओके, साथ में एम्प्लॉयमेंट लेवल्स क्या है इकोनॉमी में, इसका भी हमें अंदाजा होना चाहिए, जिससे हम अपने अपने प्रोडक्शन को सही ट्रैक पे ला पाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ओके, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए है। जब हमें टारगेट कंज्यूमर ही नहीं पता होगा तो हम कर पाएंगे कोई भी सही से प्रोड्यूस। आप बताओ, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम रोल्स रॉयस निकाले जा रहे हैं ओके मार्केट में, लेकिन उतने लोग ही नहीं है खरीदने वाले, तो उसका फायदा है कुछ। साथ में रिच कैसे और पुअर में, रिच और पुअर में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, इक्विटी कैसे बटी हुई है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्ट खरीद भी पा सकते हैं या नहीं खरीद पा सकते। ओके, साथ में गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ओके, सारा हमें पता होना चाहिए, जब ये एक इकोनॉमी सही से वर्क करेगी मार्केट में। आई होप यहां तक आप कनेक्टेड फील कर रहे होगे। अगर मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं ना, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं उसे स्लो कर दूंगा। साथ में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या होते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। आपने इन पे ना बहुत ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़िएगा इसे। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, ओके, ये यूएसए में जो भी कंट्री थोड़ी बिजनेस माइंडसेट वाली है ना, उन कंट्री में चलता है। ओके, फ्री मार्केट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर मैं कमांड इकोनॉमी की बात करूं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट के पास पूरी ओनरशिप होती है। और इंडिया की चॉइस क्या आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्यों थी थोड़ा हम आगे देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इंडिया ने इसे क्यों अडॉप्ट करा। ओके, थोड़ा देखेंगे, पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप प्राइवेट होती है रिसोर्सेज की, प्राइस मैकेनिज्म पे वर्क करती है। ये डिमांड और सप्लाई कैसे चल रही है, जितनी सप्लाई होगी उस हिसाब से डिमांड जनरेशन होता है। ओके, और साथ में अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट मोटिव होता है प्रोडक्शन का। प्रोड्यूस ही इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट जनरेट कर पाए। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, ये सारी कंट्रियां। ओके, साथ में इसे ही फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो स्टेट ओनरशिप होती है। स्टेट का मतलब हमेशा, जब भी स्टेट लिखा है तो आप गवर्नमेंट ही समझना। ओके, सेंट्रल प्लानिंग की रिसोर्स कैसे बटने चाहिए कौन करता है, सारी गवर्नमेंट ही करती है। वेलफेयर हो सारी सिटीजन का, वो गोल होता है। ओके, साथ में ये इनके नेगेटिव पॉइंट ये हैं, इस वाले में तो चलो प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को। ओके, लेकिन इसमें होता है कि ना कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट के पास है पूरी, अगर हम मेहनत भी करेंगे तो गवर्नमेंट का गोल क्या है कि सारी सिटीजन का वेलफेयर होना चाहिए। तो इसमें ऐसे बोला जाए, अगर किसी के पास 100 रुपए है और किसी के पास 10 रुपए हैं, तो ये बोलते हैं कि ना 100 रुपए को भी ऐसे बटना चाहिए कि सबके पास ना 10-10 आए, तो हर सिटीजन का। तो जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो थोड़े से इसमें लेजी हो जाते हैं। ओके, नो प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट जो हमारा प्रॉफिट होता है वो मोटिव नहीं होता है, जैसे यूएसएसआर जो पहले की थी। ओके, उसमें था ये। ओके, क्यूबा, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है ये मॉडल। ओके, इसे कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। साथ में अगर मैं इंडिया की चॉइस बोलूं, इंडिया ने बहुत सारी चीजें देख के पढ़ के फिर अपने अडॉप्ट करा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सही भी रहता है, में प्राइवेट इंडिविजुअल भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। मार्केट फोर्सेस भी देखा जाता है, गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है। मार्केट फोर्सेस जब भी बात होता है, डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, और इंडिया ने ये अडॉप्ट करा था 1947 में। इसमें दोनों सिस्टम को एक साथ यूज करा जाता है। प्लानिंग कमीशन जो होती है ना,
ओके, वो स्ट्रेटेजी बनाती है। साथ में इंडिया, फ्रांस, यूके जैसी कंट्री में ये वाला प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा सिस्टम। साथ में इंडिया क्यों है, इंडिया क्यों है मिक्स्ड इकोनॉमी, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। ओके, पहली बात तो आप यही याद रखना है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि ना जब इंडिपेंडेंस के बाद ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि ना वो ना बहुत बड़ा डेवलपमेंट देख पाए इंडिविजुअली। इसकी वजह से जो वो नीड ऑफ द आर भी बोल सकते हो, उस टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करना इंडिया की चॉइस ही नहीं थी, नीड थी, आप ये समझ सकते हो। साथ में आज प्राइवेट सेक्टर भी बूम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी बूम कर रहा है, और दोनों अपने अपने एरेना में खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरफेयर कर रहा है ज्यादा, ये भी इंटरफेयर करते हैं, कभी कभी ये भी इंटरफेयर करते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हडल है दोनों के कामों के बीच में। इंडस्ट्रीज हैं जैसे टाटा, रिलायंस, ओके, फ्रीली ऑपरेट करती हैं, प्रॉफिट मोटिव है, और जिसके प्रॉफिट मोटिव है तो जिसकी वजह से इनोवेशन होते रहते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो हमारे पीएसयूज हैं जो यूनिक चीजों को कंट्रोल करते हैं, जैसे ओएनजीसी है, भेल है, रेलवेज है, ओके, ये सारा है, जैसे डिफेंस है, ये पूरा पब्लिक सेक्टर है। ओके, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते हैं ना वो गवर्नमेंट ने अपने पास होल्ड करे हुए हैं। साथ में प्लानिंग, इनकी मिक्स्ड इकोनॉमी की प्लानिंग जो हुई थी वो 5 ईयर प्लान्स पहले चलते थे, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ग्रोथ प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, वो हमें समझ आया। साथ में वेलफेयर हो स्टेट, वेलफेयर स्टेट का मॉडल अडॉप्ट करा गया। ओके, जिसकी वजह से सब्सिडीज, पीडीएस, मनरेगा जैसी आई, जिसकी वजह से मतलब आप बोल सकते हो कि इसे अडॉप्ट तो करा गया, लेकिन अभी ना मिनिमम वेलफेयर हो पाया है सिटीजन का, लेकिन हम राइट ट्रैक पे हैं और इसे सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मनरेगा का तो जो डेज 100 थे उसे भी इंक्रीज कर दिया गया है। अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो आरबीआई, सेबी, ओके, और कंपटीशन कमीशन मार्केट को रेगुलेट करते हैं। ओके, साथ में अगर प्राइस मैकेनिज्म की बात करूं तो मार्केट सेट करता है प्राइस को, गवर्नमेंट इंटरवीन करता है जब चाहिए होता है, ये नहीं कि बार बार आके कंट्रोल कर रहा है, जब चाहिए होता है जब इंटरवीन करता है, नहीं तो प्राइस जो होते हैं सेट बाय मार्केट ही होते हैं। जैसे मार्केट में आप प्याज का प्राइस ज्यादा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्याज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए और मार्केट में। ओके, तो जिसकी वजह से ये डिमांड इंक्रीज होती है। तो वो सारी चीजें, डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, सप्लाई कैसे होती है, जब हम आगे वाले चैप्टर में चलेंगे तो उसमें सारा मैं आपको समझाऊंगा। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं वांट, गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं, मैं पूछूं कि आपको चाहिए क्या तो आपके वांट्स अनलिमिटेड है, ये थोड़ा याद रखना। ओके, और ये पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, आपके बॉन्ड्स कुछ और होंगे, मेरे कुछ होंगे। टाइम के अकॉर्डिंग भी बॉन्ड्स वेरी करते हैं, जब मैं छोटा था कुछ और चाहिए था, लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे कुछ और चाहिए। प्लेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं, आप अगर आप डेजर्ट में चले जाओगे या आप इंडिया में हो तो कुछ और चाहिए होगा, आप कहीं और चले जाओगे दूसरे देश में तो आपको कुछ और चाहिए होगा। ओके, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्कैर्स होते हैं, हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हम कैसे फुली यूटिलाइज करके अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यही हमारा गोल है। ओके, और ह्यूमन बॉन्ड्स नेसेसिटी वाले भी होते हैं, ओके, कंफर्ट वाले भी होते हैं और लग्जरी वाले भी होते हैं। अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ना हमारी जो सेट है, जैसे आपको आम खाना है, ओके, आम खाना है, जब आप आम खाते हो तो आपको कितना सेटिस्फाइंग फील हुआ उस प्रोडक्ट से, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। आपके लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे आपको गर्मी लग रही है, आपको पंखा लगा दिया आपके लिए, तो पंखे ने आपकी जो वांट को ना मतलब कि पूरा सेटिस्फाई नहीं करा, लेकिन आपको जितना भी उससे ना सेटिस्फेक्शन मिला उसे ही यूटिलिटी बोलता है। ओके, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, और ये यूजफुलनेस से अलग होती है, आप यूटिलिटी समझ पा रहे होगे। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको समझाता हूँ, चलो। जैसे ना हमारे पास ना
आपको अभी ना समोसे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो जैसे ही आप खरीद के लाओगे मार्केट से, आपको पता नहीं है कि कितने समोसे खाने हैं, आप ना 5 समोसे खरीद के लाए, आप ना पहले दो तो बहुत जल्दी जल्दी खाओगे। इट डिपेंड्स, देखो अभी मैं वो एक्सेप्शन लेके चल रहा हूँ कि किसकी कितनी ज्यादा एपेटाइट है, और वो सब आप छोड़ देना। तो आप लाए और आपने 2 समोसे खाए बहुत जल्दी जल्दी, आपका पेट भर गया 2 ही समोसों में। अब जैसे ही आप एक और खाओगे ना, फिर आप उतने मन से नहीं खाओगे उसे, है ना, उतने मन से नहीं खाओगे। फिर जब एक और खाओगे तो आप बोलोगे यार अब तो पेट भर गया, आपको उतना इंजॉयमेंट नहीं आएगा जितना पहले वाले में आया था। तो इसे ही बोलते हैं, जब भी आप ना ऐड करते जाते हो चीजों को, ओके, जब आपकी ना यूटिलिटी 2 से ही कंप्लीट हो गई है, फिर भी आप उस चीज को खा रहे हो, जैसे आपको 4 रोटी खानी थी लेकिन अब आपको जबरदस्ती 2 और खानी पड़ रही है, तो उसका जो है ना, उसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप कंजम्पशन ना इंक्रीज करते जाते हो ना, तो जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो डिक्रीज होता जाता है। ये किसने बोला था? H गोसेन ने बोला था। ओके, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप मार्क कर लेना। फ्री गुड्स क्या होते हैं? जिनकी अनलिमिटेड सप्लाई होती है, मतलब जितना खत्म करो कम नहीं होगा। जैसे वाटर है, ओके, सनलाइट है, एयर है, ओके, तो कोई पैसा नहीं लगता, तो आप अंधाधुंध से ही यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, ये ना लिमिटेड होते हैं और साथ में इनकी मॉनेटरी वैल्यू भी होते हैं, जैसे राइस हो गई, कार हो गई, लैपटॉप हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू भी है और कम है ये। अगर मैं कंज्यूमर गुड की बात करूं, तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर यूज करते हैं, जैसे फूड है, ओके। तो मैंने बनाया, अगर मेरा रेस्टोरेंट है, तो जो यूज कर रहा है वो कौन है? कंज्यूमर, तो वो हो गया कंज्यूमर गुड। मेरे लिए नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे कस्टमर खा रहे हैं उनके लिए कंज्यूमर है, एंड यूजर जब यूज करता है। क्लोथिंग, ओके, कंपनी ने बना दिया, फिर जब उसे बेचती है कंपनी और जो लोग पहन रहे हैं जो एंड यूजर है, तो क्लोथिंग हो गया कंज्यूमर गुड। टीवी टीवी घर पे यूज हो रहा है हाउस होल्ड में, तो उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड होते हैं कि आपने एक मशीन लगाई है, ओके, और मशीन से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे आपने जूस की मशीन लगाई और जूस का ग्लास बना बना के बेच रहे हो, तो जूस की मशीन क्या हो गई आपके लिए? कैपिटल गुड्स। आई होप आप समझ रहे होगे। अगर मैं पब्लिक गुड्स की बात करूं, तो ये जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, ये डिफेंस है, रोड्स है, जो भी आप देखते हो ना मार्केट में निकल के, अगर आप रोड्स हैं तो वो पब्लिक गुड्स से है ना, कि आप इसमें कोई मना तो नहीं कर रहा, पब्लिक यूज कर रही है उसे। अगर मेरिट गुड्स की बात करूं, तो ये क्या है? जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ओके, ये ना जब हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, तो उसे बोलते हैं क्या? मेरिट गुड्स। ओके, साथ में अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, तो ये इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हेयर ड्रेसिंग, बैंकिंग, टीचिंग, कैनॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड, ओके। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे टच नहीं करा जाता, तो सर्विसेज क्या है? हमारी इंटेंजिबल गुड्स है, ओके। जैसे हमारी बैंकिंग हो गई, टीचिंग हो गई, ये सारी क्या है? सर्विसेज है एक तरह से, जैसे आईटी सर्विसेज, ये सब, ओके, ये सर्विसेज का। टेंजिबल और इंटेंजिबल अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ में अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की बात करूं, तो हमारे पास ना 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ओके। साथ में अगर मैं लैंड की बात करूं, अगर लैंड को आप रेंट पे देते हो तो क्या मिलता है? आपको रेंट मिलता है। ये आपको याद रखना है। अगर लेबर होती है, ओके, लेबर काम करता है, तो उसे क्या मिलता है? वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है। कैपिटल, अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल जनरेट करते हो, तो उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और आपका बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस मैन हो, ओके, आप रिस्क लेते हो बहुत ज्यादा, ओके, रिस्क टेकर होते हैं जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? अगर वो रिस्क लेंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, ओके। तो इन्हें ही बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आपसे बात हो, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लैंड पे हमेशा रेंट मिलेगा, लेबर पे हमेशा वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओके, और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट, ओके। तो ये याद रखना आप।
और मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं ना प्रोडक्शन करने में, उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होंगे आपके पास तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सेक्टर्स देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। फिर जिसपे मैं स्टार बनाता हूँ ना वो तो आपको याद रखनी है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, सबको लगता है प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा, हमारे देश में तो एग्रीकल्चर में किसान बहुत हैं तो हमारी सबसे ज्यादा जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो किसान कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, हमारे देश में अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज होती हैं। एलाइड का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से लगी हुई एक्टिविटीज हैं उसे एलाइड बोलते हैं, जैसे फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ओके, माइनिंग। तो ये सारी किस्में आएंगी प्राइमरी सेक्टर में। ये क्या बनाती है, बेस। इकोनॉमी का बेस किससे बनता है, प्राइमरी सेक्टर से। इंडिया की 16% जो इंडिया की जीडीपी है कहां से आती है, प्राइमरी सेक्टर से। साथ में मॉनसून पे डिपेंड करती है हमारी प्राइमरी सेक्टर, अभी भी आज भी डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे ट्यूबवेल की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। लगे हुए हैं ट्यूबवेल थोड़ी थोड़ी जगह पे, ओके, लेकिन मार्जिनल फार्मर्स भी होते हैं, थोड़े गरीब फार्मर्स भी होते हैं, अमीर फार्मर्स भी होते हैं, डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। तो उनके पास जो है, उनके पास जैसी चीजें होंगी उस हिसाब से ज्यादा मानसून पे आज भी डिपेंडेंट है वो। ओके, तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट एक जैसा नहीं होता, वेरी करता रहता है। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो कैसी थी, एग्रीकल्चर वाली थी, ये याद रखना। सेकेंडरी सेक्टर का अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, या अकॉर्डिंग टू दी 2024 डेटा है, 28% था, 28% था जीडीपी में शेयर। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी ना सेकेंडरी सेक्टर कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। ओके, आपने गन्ने बनाए, गन्ने बना के दे दिए आगे एक फैक्ट्री को। अब वो जो फैक्ट्री है गन्ने का क्या बना रही है, गुड़ प्रोसेस कर रही है। गुड़ क्या है, एंड प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में प्रोसेस जब कराते हो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन का आप काम देखते हो ना होते हुए, फाइनल बिल्डिंग नहीं बनती है, बीच में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो पूरा सेकेंडरी सेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तो साथ में ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में, ये याद रखना। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम, ओके, ये जो है स्कीम इसके लिए ही आई हुई है। साथ में अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई जो होती है ना हमारी, स्मॉल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होती है, ये बैकबोन है इकोनॉमी की, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स पहुंच पाते हैं। और साथ में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के जो शेयर है ना वो ग्रेटर देन 15% है। साथ में अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो ये सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसे। ओके, 56% जीडीपी शेयर है। अगर आपसे बोले कोई भी कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है तो आप बोलना सर्विस सेक्टर वाली इकोनॉमी है, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर है, 56% जीडीपी में है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म, ये सारा इसमें आता है टर्शरी सेक्टर में। लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडिया की जीडीपी का, 56% आपका इंडिया जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ओके, आईटी एंड सॉफ्टवेयर इसका बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है। ओके, साथ में सर्विस इकोनॉमी का जो शेयर है वो ग्रेटर देन 50% है। ओके, साथ में अगर मैं बात करूं इंडिया की इकोनॉमी जो है सर्विस लेड इकोनॉमी है, ये याद रखना थोड़ा सा। तो मैंने बहुत ज्यादा आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, ये की टर्म्स है। ओके, ये की टर्म्स है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। और मैं चाहता हूं कि आप सही से पढ़ें और इस एग्जाम में एक्सेल करें। चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।